हे गाइस, सो हम बहुत ही क्लोज पहुंच चुके हैं हमारे पहले चैप्टर के एंड की ओर। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड एंड होप यू आर एंजॉइंग दिस जर्नी। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स। गाइस, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक एट द फील्ड। अगर हम बात करें एग्रीगेट्स की, कंक्रीट की और एग्रीगेट्स के रोल की कंक्रीट में, तो ग्रेडिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जैसा कि हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था और हमने अपनी थ्योरी में भी देखा था कि अगर ग्रेडिंग प्रॉपर है तो उसको फ्लोएबिलिटी के लिए, उसके मूवमेंट के लिए उसे बहुत कम पानी और सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि उसे बहुत कम पेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ और ज़्यादा मिलती है, क्योंकि एग्रीगेट ऑलरेडी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और सीमेंट पे जैसा कि हमने देखा था एक वीकर लिंक होता है। अगर वो वीकर लिंक की क्वांटिटी कम हो जाए तो डेफिनेटली उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और उसी तरीके से कंक्रीट जो है, जो हमारे केमिकल अटैक्स होते हैं, जो रिगरस केमिकल अटैक्स होते हैं, उससे भी जो उसकी वल्नरेबिलिटी रहती है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से अल्टीमेट कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होती है, साथ में ड्यूरेबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। तो जब भी हम बात करते हैं ग्रेडिंग की, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ग्रेडिंग में हमें देखना कि हम अपने कोड्स को रेफ़र करें। जब भी हम साइट पे खड़े हैं तो हम अपने कोड्स को रेफ़र करें, कोड्स में से लिमिट्स निकालें, और जो प्रैक्टिकल साइट पे हमें जो भी एक सैम्पल मिला है एग्रीगेट्स का, हम उसका सीव एनालिसिस करें और सीव एनालिसिस को कंपेयर करें उन कोड्स के साथ। तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा याद रखने की कोई चीज़ ज़रूरत नहीं होती है। कभी भी आपको एग्जाम्स में कोई वो लिमिट्स नहीं पूछेगा, क्योंकि आपके पास कोड बुक हमेशा साथ होती है। तो आप कोड बुक्स में से हमेशा सीव एनालिसिस के रिजल्ट को कंपेयर कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि उस एग्रीगेट के सैंपल की ग्रेडिंग कैसी है, कोर्सर है, फाइनर है, प्रॉपर है कि नहीं है। तो इस तरीके से हमारा जो ग्रेडिंग होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हमने देखा ग्रेडिंग में ही एक हमारा लास्ट टॉपिक और बचा है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और हम सीधे उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई डाउट्स हैं अभी तक में, आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे मेल ID info@silverlinetm.com, आई रिपीट info@silverlinetm.com पर भेज सकते हैं, या मेरे मोबाइल नंबर 9962587081, आई रिपीट 9962587081 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। गाइज, आप मुझे मेल व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको ये नोट्स की कॉपी आपको पहुंचा दूंगा, जिससे को आप रेफ़र करके आराम से एग्जाम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। आपको एग्जाम्स में काम आएंगे ये नोट्स, डेफिनेटली काम आएंगे। हमने पूरे जो रेफरेंस है वो MS शेट्टी की कंक्रीट टेक्नोलॉजी बुक से लिया है। तो गाइज, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और हम आगे के चैप्टर्स को, आगे का एक लास्ट टॉपिक है हमारा एग्रीगेट चैप्टर का, उसको हम देख के रेफर करेंगे। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर रहेगा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक रहेगा। तो ये आज हमारी इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। हम नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। तो गाइज, ये है मेरी स्क्रीन और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्रश्ड सैंड। क्रश्ड सैंड को हम एम सैंड भी बोलते हैं फील्ड पर, और एम सैंड का मतलब होता है मैन्युफैक्चर्ड सैंड। तो सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, फिर उसके बाद हम थ्योरी देखेंगे कि थ्योरी क्या है। तो गाइज, एम सैंड क्या होता है कि हमारा जो एग्रीगेट बनता है 10 mm, 20 mm, 40 mm, उसी से ही जो हम फाइन एग्रीगेट बोलते हैं कि हमारा 4.75 mm साइज से जो छोटा साइज होता है वो फाइन एग्रीगेट होता है। तो हम अपने क्रशर से, जब क्रशर में स्टोन फीड करते हैं और फिर क्रशर से जब हम मटेरियल को निकालते हैं, तो उसमें हम 4.75 mm की एक सीव लगाकर वहाँ पर हम लोग क्रशिंग करते हैं, और 4.75 mm से नीचे जितना भी मटेरियल आता है हम उसको एम सैंड कहते हैं। जनरली उसमें कुछ वेस्टेज भी होता है, इसीलिए उस एम सैंड को या उसको जो डस्ट को उसको वॉश किया जाता है। वॉश करने के बाद
सिर्फ जो कोर्सर पार्टिकल्स हैं, वॉश करने से उसका जो भी डस्ट होता है, जो भी वेस्टेज पार्टिकल होता है, वेस्टेज मटेरियल होता है, वो उसमें वॉश हो जाता है पानी डालने से। और जो एग्रीगेट वाला जो सैंड पार्टिकल रह जाता है उसमें, वो सैंड पार्टिकल क्या होता है गाइस कि अलग अलग शेप का हो सकता है। अब जब हम रिवर सैंड की बात करते हैं तो रिवर सैंड का पार्टिकल, क्योंकि रिवर फ्लो से, पानी के कंटिन्यूस इंट्रैक्शन से वो गोल हो जाता है, और जिससे फाइन एग्रीगेट की फ्लोएबिलिटी बढ़ जाती है। तो जब भी फाइन एग्रीगेट को हम अपने कंक्रीट में यूज़ करते हैं तो उसकी फ्लोएबिलिटी को बढ़ाता है, पैकिंग अच्छी होती है उसमें, तो हमें बेटर रिजल्ट देता है। लेकिन अगर एम सैंड में देखें तो एम सैंड में जो उसका एक छोटा छोटा पार्टिकल उठाएंगे तो अलग अलग शेप का होता है। इसलिए उसके लिए एक सेपरेट मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं VSI। VSI में क्या होता है गाइस, जब हम उस मटेरियल को VSI में डालते हैं और VSI करने के बाद जब मटेरियल निकलता है तो उसका जो भी फ्लैकीनेस होती है मटेरियल की, जो भी हमारा पार्टिकल है उसकी जो फ्लैकीनेस होती है, जो एंगुलरनेस होती है, वो उसमें ख़त्म हो जाती है। वो उसमें कह सकते हैं हम कि राउंडेड, कुछ हद तक वो पार्टिकल राउंडेड, नहीं तो रेगुलर शेप या इरेगुलर शेप में आ जाता है। मतलब वो हमें थोड़ा सा हेल्प कर सकता है। एक दूसरी प्रॉपर्टी एम सैंड में होती है जो हम फील्ड पे हमें बहुत कंसिडर करना होता है। जब हमने बात की थी एग्रीगेट्स की, तो एग्रीगेट्स का एक मॉइस्चर कंटेंट होता है, एक एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसी तरीके से जब हम एम सैंड को ले लेते हैं तो उसका जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उसकी वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो दोस्तों इसी में ही जो हमारा एम सैंड होता है, इसका भी खुद का एक वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। तो जब हम एम सैंड को यूज़ करते हैं कंक्रीट में तो ये पानी को एब्जॉर्ब करता है। पानी को एब्जॉर्ब करने के कारण से इसमें जो हमारा वाटर की क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है वो बढ़ जाती है। सिमिलरली अगर वो किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर उसका टेम्परेचर ज़्यादा है उस एनवायरनमेंट में, तो वहाँ पर कंक्रीट पोर करने के बाद हार्ड एंड स्टेट में उसकी क्योरिंग उसको ज़्यादा करनी होती है, क्योंकि वो बार बार पानी पीता है, एब्जॉर्ब करता है, उसमें से ड्राई हो जाता है, फिर एब्जॉर्ब करता है, फिर ड्राई हो जाता है, तो श्रिंकेज क्रैक्स आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए क्रश्ड सैंड के कुछ अपने फ़ायदे हैं, कुछ घाटे हैं। क्रश्ड सैंड सस्ता होता है, रिवर सैंड महंगा होता है। क्रश्ड सैंड हम बना सकते हैं, इसलिए वो रिवर सैंड जो एक प्रीशियस रिसोर्स है हमारा उसको बचाता है। क्रश्ड सैंड के अपने कुछ और भी एडवांटेजेस हैं, तो हम इसको अब थ्योरी पार्ट पे देखते हैं। तो इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू नेचुरल सैंड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एम सैंड। एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल सैंड इज दैट पार्टिकल्स आर क्यूबिकल और राउंडेड विथ स्मूथ सरफेस टेक्सचर, इट प्रोवाइड्स गुड वर्केबिलिटी। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। ऑर्डिनरी क्रश्ड सैंड इज फ्लैकी, बैडली ग्रेडेड एंड रफ टेक्सचर्ड। ये भी मैंने जैसा बताया कि इसमें फ्लैकीनेस होता है, ग्रेडेशन अच्छा नहीं होता। Hence it produces harsh concrete. Nowadays, by using VSI crushers, we are able to produce desired quality of M sand too. तो VSI उसमें एक क्रशर में एक्स्ट्रा मशीन लग जाती है जिससे उसकी फ्लैकीनेस खत्म हो जाती है, उसके टेक्सचर को इम्प्रूव किया जा सकता है। डस्ट इज एन अनडिजायरेबल सब्सटेंस, मैंने बताया कि हम उसमें डस्ट वॉश भी करते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल पार्टिकल्स ऑफ साइज finer than 75 microns is 15% in fine aggregates and 3% in coarse aggregates. अगर हम बात करें डस्ट की या सिल्ट की, जो बहुत ही फाइन पार्टिकल होता है 75 माइक्रॉन्स या 150 माइक्रॉन्स, तो उसकी फाइन एग्रीगेट में 15% से ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। वो हम टेस्ट कर सकते हैं, उसके टेस्ट हैं। एंड 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कोर्स एग्रीगेट्स में। सो दीज आर द प्रोविजंस टू कंट्रोल दिस टू इन मॉडर्न क्रशर्स। तो हम इसको मॉडर्न क्रशर्स में, जो हमारे नए क्रशर्स हैं, हम उनमें इस चीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि उनमें इसकी कितनी क्वांटिटी आएगी। तो ये एक पिक्चर है हमारी क्रश्ड सैंड की। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है गैप ग्रेडिंग। तो गाइस अभी तक हमने देखा कि ग्रेडिंग में जब हम बात कर रहे थे तो ग्रेडिंग के समय क्या होता है कि 20 mm, 10 mm, 4.75 mm इस तरीके से उसमें सभी साइज के अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं। तो सभी साइज के पार्टिकल्स होने का मतलब क्या हो गया कि वो एक कंटिन्यूस ग्रेडिंग है। अगर 40 mm में, 20 mm में, 10 mm में, फिर 4.75 mm में, इस तरीके से होता है। तो ये कंटिन्यूस ग्रेडिंग है, उसमें सभी तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन अगर आप एक्चुअल सिचुएशन में देखेंगे तो 20 mm एग्रीगेट, अगर मान लीजिए मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट वहाँ पे 40 mm है, 40 mm एग्रीगेट अगर है तो उसके जो वॉइड्स होंगे वो और छोटे होंगे, क्योंकि 40 mm एग्रीगेट की भी अपनी खुद की कुछ पैकिंग होगी।
तो उस पैकिंग डेंसिटी के कारण से उनके जो वॉइड्स होंगे वो और छोटे हो जाएंगे, तो उसमें 20 mm अब नहीं लगेगा, उसमें हो सकता है कि अब 10 mm भरा जाए, जो 10 mm भरने से उसके वॉइड्स भरे जाएं। फिर 10 mm भरने के बाद ज़रूरी नहीं है कि उसमें नेक्स्ट ग्रेडिंग का नेक्स्ट साइज़ की ग्रेडिंग जो है वो उसमें भरी जाए, उसका एक छोड़ के अल्टरनेट भी भरा जा सकता है, जिससे उसकी पैकिंग और ज़्यादा डेफिनेट हो जाएगी। अगर मान लीजिए 40 mm रखा और मैंने 20 mm डाला और उसमें वॉइड 20 mm जितना बड़ा नहीं है, तो वो एक इश्यू क्रिएट कर सकता है। फिर हम बात करते हैं, अब थ्योरी पार्ट पे बात करें तो टिल नाउ वी सॉ द ग्रेडिंग इन विच ऑल पार्टिकल साइज आर अवेलेबल इन सर्टेन प्रोपोर्शंस इन अ सैंपल ऑफ एग्रीगेट। सच ग्रेडिंग इज नोन एज कंटिन्यूस ग्रेडिंग। In continuous grading, it is assumed that the voids generated in one particle size are filled up by the next size particle size and so on. But it was realized later that the voids generated are too small for the next particle size and the so particle size interference is created. उसमें एक इंटरफेरेंस आ जाता है, गैप क्रिएट कर दिया जाता है, विच मीन्स इट प्रिवेंट्स द लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल्स कॉम्पैक्टिंग टू देयर मैक्सिमम डेंसिटी, जो मैंने कहा उनकी खुद की जो पैकिंग डेंसिटी होती है. It has been seen that the size of the voids are of 2 to 3 size lower order, and so the 2 to 3 size lower order of size aggregate should be used for proper grading. मतलब अगर उसकी हमें बहुत कॉम्पैक्ट पैकिंग करनी है तो 40 mm के बाद हो सकता है 20 mm भी ना आए, 10 mm आए, हो सकता है 4.75 mm है, उसमें सिर्फ उतना ही गैप बचे, तो हम सिर्फ वही मटेरियल वही पार्टिकल साइज डालेंगे जो उसको कॉम्पैक्ट ग्रेडिंग कॉम्पैक्ट तरीके से करके देगा. तो इसके जो एडवांटेजेस हैं वो है सैंड रिक्वायर्ड विल बी ऑफ ऑर्डर 26% एज दैट ऑफ 40% इन कंटिन्यूस ग्रेडिंग. इससे हमारा एडवांटेजेस क्या है कि जो सैंड की हमें क्वांटिटी अल्टीमेटली पैकिंग करने के लिए वो कम लगेगी, 26% हो जाएगी 40% की बजाय. स्पेसिफिक सरफेस एरियाज ऑफ द गैप ग्रेडेड विल बी लो बिकॉज ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ C A. It means coarse aggregate. So specific surface area of the gap graded will be of low because of high percentage of coarse aggregate. तो इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है, यानी कि जो सरफेस एरिया पर यूनिट वेट होता है, वो भी गैप ग्रेडेशन में कम हो जाएगा, क्योंकि कोर्स एग्रीगेट है उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम होता है. तो इससे अल्टीमेटली हमारा वाटर की क्वांटिटी जो है उस पर भी फर्क पड़ेगा और हमें स्ट्रेंथ पे भी फर्क पड़ेगा. इट रिक्वायर्स लेस सीमेंट एंड लोअर वाटर सीमेंट रेशियो. जो मैंने अभी बोला कि उसमें वाटर कम लगेगा तो वाटर सीमेंट रेशियो कम हो गया और इससे अल्टीमेटली हमारा सीमेंट भी कम हो गया. ड्राइंग श्रिंकेज इज रिड्यूस्ड ऑन अकाउंट ऑफ लोअर सीमेंट एंड मैट्रिक्स कंटेंट. और जैसे ही हमारा सीमेंट कंटेंट कम हुआ तो हमारा ड्राइंग श्रिंकेज जो होता है, जो हमारा हार्ड जब हमारा हाइड्रेशन होता है उस टाइम पे जो हमारा श्रिंकेज होता है वो हमारा अल्टीमेटली कम हो जाएगा, उससे क्रैक आने की प्रोबेबिलिटी हमारी कम हो जाती है. Even after so many claims of superiority, it is still not popular than conventional continuous grading. It requires supervision and it is more prone to segregation and change in anticipated workability. देखिए साइट पे उस समय में उस ग्रेडिंग में कौन सा साइज एग्जैक्टली रिक्वायर्ड है वो हम फिजिकली देखकर नहीं पता लगा सकते हैं. इसी रीज़न से हम लोग उसकी श्योरिटी नहीं ले पाते कि जो हमने पार्टिकल साइज डाला है 40 के बाद 10 डाल दिया है तो उसको बेटर वर्केबिलिटी दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, बेटर इफेक्ट दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा. तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें साइट पे तो आज भी हमारे लिए कंटिन्यूस ग्रेडिंग ही बेटर होती है. तो गाइज आज यहीं तक, यही हमारा लास्ट है. इसके बाद हमारा ये एग्रीगेट चैप्टर ख़त्म होता है. हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, वो है हमारा सीमेंट. अभी तक हमने एक पूरा एग्रीगेट चैप्टर ख़त्म कर लिया. आप प्लीज़ अपने फीडबैक हमें कमेंट्स में दीजिए, मुझे कॉल कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मुझे मेल भेजिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो. आपको जो मदद चाहिए हम लोग अपनी तरफ से करेंगे. तो इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच. कल मिलते हैं वापस से एक नए चैप्टर के साथ एंड होप यू आर एंजॉयिंग इट. थैंक यू सो मच.